हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका। सो आज के इस वीडियो में भी हम आपके क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस बुक के फर्स्ट चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। सो ये वीडियो इस चैप्टर का फोर्थ पार्ट है एंड आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के थर्ड टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। सो ये जो हमारा पहला चैप्टर है, इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग उन सारे प्रॉब्लम्स के बारे में, उन सारे चैलेंजेस के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि इंडिपेंडेंस के दौरान हमारे नेशनलिस्ट लीडर को फेस करना पड़ा हमारे नेशन बिल्डिंग में। प्रीवियस के वीडियो में हमने पहले चैलेंज के बारे में, पहले प्रॉब्लम के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस किया था, जो कि था पार्टीशन का प्रॉब्लम। पार्टीशन का जो पूरा प्रोसेस था, पार्टीशन का क्या कॉन्सिक्वेंसेस होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैप्टर के प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है, देन प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। सारे ही पार्ट का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम और एक न्यू चैलेंज और एक न्यू प्रॉब्लम के बारे में पढ़ने वाले हैं। एंड वो जो प्रॉब्लम था वो था इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, यानी कि हमारे ब्रिटिश इंडिया में जितने भी प्रिंसली स्टेट थे, उन सारे प्रिंसली स्टेट को किस तरीके से इंडियन यूनियन में इंटीग्रेट किया गया, यानी कि इनकॉर्पोरेट किया गया, सम्मिलित किया गया। उसी के बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। नाउ अब हम लोग टॉपिक को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। हमारा जो ब्रिटिश इंडिया था, यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले, पार्टीशन से पहले हमारा जो पूरा ही ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया में जितने भी स्टेट थे, जितने भी प्रोविंसेस थे, वे दो पार्ट्स में डिवाइडेड थे। पहला है द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस एंड दूसरा है द प्रिंसली स्टेट। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि किन सारे स्टेट को ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस कहा जाता था एंड किन सारे स्टेट को प्रिंसली स्टेट कहा जाता था। पहला है द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस। हमारे ब्रिटिश इंडिया के वे सारे स्टेट, वे सारे प्रोविंस जो कि डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा ही कंट्रोल किया जाता था, जिन सारे स्टेट में ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल होता था, उन्हीं सारे स्टेट को ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस कहा जाता था। एंड दूसरा है प्रिंसली स्टेट। हमारे ब्रिटिश इंडिया में वे सारे लार्ज या फिर स्मॉल स्टेट जो कि प्रिंस द्वारा रूल किया जाता था, जो कि राजा द्वारा रूल किया जाता था, उन्हीं सारे स्टेट को प्रिंसली स्टेट कहा जाता था। भले ही ये सारे जो प्रिंसली स्टेट थे, इन सारे प्रिंसली स्टेट में राजा रूल करते थे, प्रिंस रूल करते थे, बट इसका मतलब ये नहीं था कि ये सारे जो प्रिंस थे, ये सारे जो राजा थे, इनके पास फुल पावर था, फुल ऑटोनॉमी था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि ये सारे जो प्रिंसली स्टेट थे, इन सारे प्रिंसली स्टेट में ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली रूल नहीं करते थे, बल्कि इन सारे प्रिंस द्वारा रूल किया करते थे। जैसे कि ये सारे जो प्रिंस थे, इनके पास ज़्यादा पावर नहीं होता था, इन लोगों को थोड़ा बहुत ही पावर दिया जाता था टू कंट्रोल देयर इंटरनल अफेयर्स, यानी कि अपने प्रिंसली स्टेट का जो भी इंटरनल डिसीजन है, जो इंटरनल अफेयर है, उन्हीं सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का पावर होता था प्रिंसेस के पास, एज लॉन्ग एज दे एक्सेप्टेड द ब्रिटिश सुप्रीमेसी, यानी कि तभी तक जब तक ये सारे जो प्रिंस है वे लोग ब्रिटिशर्स की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि ब्रिटिशर्स का जो कंट्रोल है उसको एक्सेप्ट करते हैं। जब तक ये सारे जो प्रिंस थे, ये लोग ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में रहेंगे, ब्रिटिशर्स के डोमिनेशन में रहेंगे, तभी तक इन लोगों को परमिशन था कि ये लोग अपने प्रिंसली स्टेट में रूल कर सकते हैं। ये सारे जो प्रिंसली स्टेट होते थे, इन सारे प्रिंसली स्टेट में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था उसका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता था, बल्कि इनडायरेक्ट कंट्रोल होता था। एंड इस चीज को द पैरामाउंटेसी या फिर सुजेरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन कहा जाता था, यानी कि ये सारे जो प्रिंसेस थे, ये लोग ब्रिटिश क्राउन के अंडर में ही वर्क करेंगे, ये लोग ब्रिटिशर्स के डोमिनेंस या फिर कंट्रोल में रहेंगे। इसी चीज को पैरामाउंटेसी या फिर सुजेरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन कहा जाता था। हमारा जो ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया बेसिकली इसी तरीके के दो स्टेट्स में डिवाइडेड थे, इसी तरीके के दो स्टेट्स हुआ करते थे। एक बार हम लोग मैप में भी ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट को देख लेते हैं। ये पूरा ही जो मैप है, ये ब्रिटिश इंडिया का मैप है, जहाँ पे पाकिस्तान भी इंक्लूडेड है एंड बांग्लादेश भी इंक्लूडेड है। इस मैप में आप जितने भी येलो कलर के स्टेट या फिर प्रोविंस को देख रहे हो, ये सारे ही ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस हुआ करते थे, जिन सारे प्रोविंस या फिर जिन सारे स्टेट पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल होता था। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो बंगाल है, जो बिहार है, बनारस, यूनाइटेड प्रोविंस, इसके अलावा मुंबई, सेंट्रल प्रोविंस, मद्रास, ये सारे जो प्रोविंस या फिर ये सारे जो स्टेट थे, ये ब्रिटिश इंडियन स्टेट थे। इसके अलावा इस मैप में आप जितने भी ब्लू कलर के स्टेट्स देख रहे हो, ये सारे स्टेट्स प्रिंसली स्टेट्स होते थे, जिन सारे स्टेट्स के ऊपर प्रिंस का कंट्रोल होता था या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट का इनडायरेक्ट कंट्रोल होता था।
जैसे कि फॉर एग्जांपल हैदराबाद, मैसूर, मणिपुर, सेंट्रल इंडिया, राजपूताना, बलूचिस्तान स्टेट एंड जम्मू एंड कश्मीर। सो ये सारे जितने भी ब्लू ब्लू कलर के स्टेट्स थे, सो ये सारे स्टेट्स प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे ना। नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि ये सारे जो प्रिंसली स्टेट थे, सो उस टाइम पीरियड में पूरा ही जो ब्रिटिश इंडिया था, पूरा ही जो ब्रिटिश इंडियन एम्पायर था, सो पूरे ही ब्रिटिश इंडिया में लगभग 1/3 जो लैंड था, सो 1/3 लैंड को प्रिंसली स्टेट ही कवर करता था। यानी कि उस टाइम पीरियड में बहुत सारे प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। इनफैक्ट आप ये कह सकते हैं कि हर 4 में से एक जो इंडियन पीपल होते थे, वे लोग किसी न किसी प्रिंसली स्टेट के ही मेंबर होते थे, किसी न किसी प्रिंस के द्वारा ही रूल किया जाता था। सो उस टाइम पीरियड में बहुत सारे प्रिंसली स्टेट थे हमारे ब्रिटिश इंडिया में, लगभग 565 प्रिंसली स्टेट थे। सो आई होप कि आपको प्रिंसली स्टेट का मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो हमारा जो दूसरा प्रॉब्लम था, सो दूसरा प्रॉब्लम बेसिकली प्रिंसली स्टेट से रिलेटेड ही था। सो नाउ नेक्स्ट हम उसी प्रॉब्लम के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो प्रॉब्लम ये था कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिल जाता है, सो इंडिपेंडेंस से जस्ट बिफोर यानी कि कुछ टाइम पहले जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था, वो ये अनाउंस करते हैं कि इंडिया में जैसे ही हमारा जो रूल है, जो ब्रिटिशर्स का रूल है, वो खत्म हो जाएगा, जैसे ही इंडियन पीपल को इंडिपेंडेंस मिल जाएगा, सो वैसे ही इंडिया में वे सारे ही प्रिंसली स्टेट, जिन सारे प्रिंसली स्टेट के ऊपर हमारा कंट्रोल हुआ करता था, जिन सारे प्रिंसली स्टेट के ऊपर पैरामाउंटेसी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन हुआ करता था, सो जैसे ही इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलेगा, सो वैसे ही ये जो कंट्रोल था ये भी खत्म हो जाएगा हर एक प्रिंसली स्टेट के ऊपर से। सो इसका मतलब ये है कि इंडिपेंडेंस के बाद ब्रिटिश इंडिया में जितने भी प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, सो एज आई सेड कि टोटल 565 प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, स्मॉल एंड लार्ज मिला के। सो ये सारे ही जितने भी प्रिंसली स्टेट थे, सो इंडिपेंडेंस के बाद ये सारे ही प्रिंसली स्टेट लीगली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। इन लोगों के ऊपर ब्रिटिशर्स का जो कंट्रोल था, सो वो कंट्रोल कोलैप्स हो जाएगा, वो कंट्रोल हट जाएगा। सो अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये अराइज होता है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था, सो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हर एक प्रिंसली स्टेट के रूलर को ये फ्रीडम प्रोवाइड कर दिया था कि आप लोग एकदम फ्री हो कि आपको इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ज्वाइन करना है या फिर पाकिस्तान ज्वाइन करना है या फिर एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में रहना है, एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में रहना है। सो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना जो पैरामाउंटेसी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन था, यानी कि जो कंट्रोल था प्रिंसली स्टेट के ऊपर, उस चीज को खत्म किया, सो उसी के साथ साथ उन्होंने हर एक प्रिंसली स्टेट के रूलर को ये भी परमिशन दे दिया, ये भी फ्रीडम दे दिया कि आप बिल्कुल फ्री हो कि आपको इंडिया ज्वाइन करना है, पाकिस्तान ज्वाइन करना है या फिर एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में रहना है। एंड इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो डिसीजन था कि हमको इंडिया ज्वाइन करना है, पाकिस्तान ज्वाइन करना है या फिर एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में रहना है, सो ये जो डिसीजन था ये लोगों के ऊपर नहीं छोड़ा गया, बल्कि जो प्रिंसली स्टेट के रूलर थे उसके ऊपर छोड़ा गया। उसको ये परमिशन दिया गया, उसको ये फ्रीडम दिया गया कि आप डिसाइड करोगे कि आपको इंडिया ज्वाइन करना है, पाकिस्तान ज्वाइन करना है या फिर एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में रहना है। सो ये एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम था एंड इसकी वजह से हमारा जो यूनाइटेड इंडिया था, हमारे यूनाइटेड इंडिया का जो एग्जिस्टेंस था वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता। सो आप खुद ही सोचिए कि सबसे पहले तो हमारा पूरा जो ब्रिटिश इंडिया था, सो उसका पार्टीशन हो गया, पूरा ही जो ब्रिटिश इंडिया था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 2 कंट्रीज में डिवाइड हो गया इनटू पाकिस्तान एंड इंडिया। एंड अगेन इंडिया में जितने भी प्रिंसली स्टेट थे, सो अगर सारे ही प्रिंसली स्टेट अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में कन्वर्ट कर लेगा, अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना लेगा, देन आप खुद ही सोचिए कि पूरा जो इंडिया है जो कि आज के टाइम पीरियड में दिखता है, सो क्या वो ऐसा होता? नहीं, बल्कि पूरा जो इंडिया था वो भी अलग अलग कंट्रीज में डिवाइड हो जाता, पूरे इंडिया का अगेन डिवीजन हो जाता। सो जिस तरीके से जो यूरोप कॉन्टिनेंट है, सो यूरोप कॉन्टिनेंट में हमें बहुत ही छोटे छोटे कंट्रीज देखने को मिलते हैं, सो सिमिलरली अगर इंडिया में भी जितने भी प्रिंसली स्टेट थे, सो हर एक प्रिंसली स्टेट अगर अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में कन्वर्ट कर लेता, देन हमारा पूरा जो इंडिया था वो भी छोटे छोटे कंट्रीज में डिवाइड हो जाता एंड हमारे इंडिया का जो यूनिटी था वो एकदम खत्म हो जाता। सो इसीलिए ये एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम था एंड इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। सो इसीलिए टॉपिक का नाम रखा गया है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, यानी कि किस तरीके से हमारे जितने भी नेशनलिस्ट लीडर थे, सो उन सारे लीडर ने किस तरीके से इन सारे प्रिंसली स्टेट को हमारे इंडियन यूनियन में इंटीग्रेट किया, यानी कि इनकॉर्पोरेट किया, शामिल किया। सो उसी चीज़ के बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। सो सबसे पहले हमने प्रॉब्लम को डिस्कस कर लिया। सो ये जो प्रॉब्लम था ये तो लोग सोच रहे थे कि ऐसा होगा एंड सच में हमें ये प्रॉब्लम होते हुए भी दिखता है। सो क्या होता है कि ये जो प्रॉब्लम था ये बहुत ही जल्दी स्टार्ट होना शुरू हो जाता है।
सो जैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया कि जितने भी प्रिंसली स्टेट है वे लोग एकदम फ्री है कि वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना सकते हैं। सो सबसे पहले जो ट्रावेनकोर के रूलर थे सो उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि हम अपने स्टेट को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाएंगे। एंड सिमिलरली हैदराबाद के जो निज़ाम थे सो हैदराबाद के रूलर को निज़ाम कहा जाता था। सो हैदराबाद के जो निज़ाम थे सो उन्होंने भी एक ऐसा ही सिमिलर अनाउंसमेंट कर दिया। उन्होंने भी ये कहा कि हैदराबाद को हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाएंगे। एंड सिमिलरली भोपाल के जो नवाब थे सो भोपाल के रूलर को नवाब कहा जाता था। सो भोपाल के जो नवाब थे सो उन्होंने भी कुछ ऐसा ही अनाउंसमेंट किया था। उन्होंने भी ये कह दिया कि हम लोग बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन करने में, हमें इंडियन यूनियन का पार्ट नहीं बनना है, ना ही हमें पाकिस्तान का पार्ट बनना है, हमें एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनना है। सो इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स थे, प्रिंसली स्टेट का जो प्रॉब्लम था वो अराइज होना स्टार्ट हो गया था। सो इंडिपेंडेंस से पहले ही प्रिंसली स्टेट में रूल करने वाले जो रूलर्स थे सो उन सारे रूलर्स का हमें जब ऐसा रिस्पांस देखने को मिला सो उस टाइम पीरियड में जितने भी लोग थे सो वे लोग यही मान रहे थे कि इंडिपेंडेंस के बाद बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो हमारा इंडिया है वो फर्दर स्मॉलर कंट्रीज में डिवाइड हो जाएगा। सो इंडिपेंडेंस से पहले ही ये डिसाइड हो गया था कि पूरा जो ब्रिटिश इंडिया है उसका हम लोग डिवीजन करेंगे, उसका हम लोग पार्टीशन करेंगे। पूरे ही ब्रिटिश इंडिया को हम लोग दो कंट्रीज में डिवाइड कर देंगे इनटू पाकिस्तान एंड इंडिया अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस मेजोरिटी। एंड साथ ही साथ जब इंडिया में जितने भी प्रिंसली स्टेट थे एंड उन सारे प्रिंसली स्टेट के रूलर्स का जब हमें ऐसा रिस्पांस देखने को मिल रहा था सो उस टाइम पीरियड में एक बहुत ही बड़ा पॉसिबिलिटी था कि पार्टीशन के बाद भी जो भी हमारा इंडिया बचा है सो वो इंडिया भी और भी कई सारे छोटे छोटे कंट्रीज में डिवाइड हो जाएगा। सो ये एक बहुत ही स्ट्रेंज सिचुएशन था, ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था। सो अगर इंडिया में जितने भी प्रिंसली स्टेट थे सो वे सारे ही प्रिंसली स्टेट अगर अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री बना लेते सो इसकी वजह से इंडिया में तो हमें डिवीज़न देखने को मिलता ही इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉलर कंट्रीज। बट इसके साथ साथ इंडिपेंडेंस के दौरान हमारे जितने भी नेशनलिस्ट लीडर थे सो उस टाइम पीरियड में हमारे नेशनलिस्ट लीडर ने जो भी एम को डिसाइड किया था, जो भी गोल को डिसाइड किया था कि इंडिपेंडेंस के बाद हम अपने कंट्री को एक यूनाइटेड कंट्री बनाएंगे, हम अपने कंट्री में सेल्फ डिटर्मिनेशन को प्रमोट करेंगे, यानी कि हमारी कंट्री के पास ये पावर रहेगा कि वो अपने डिसीजन को खुद ले सके, सोवरेनिटी रहेगा। सो ये सारे जो एम थे एंड इसके अलावा जो सबसे बड़ा गोल था कि हम अपने कंट्री में इंडिपेंडेंस के बाद डेमोक्रेसी लाएंगे। सो ये जो सबसे बड़ा एम था, जो सबसे बड़ा गोल था, सो ये सारे ही गोल कहीं ना कहीं एकदम बर्बाद हो जाते अगर इंडिया का ऐसा डिवीजन हो जाता इनटू स्मॉलर कंट्रीज। देन ये सारे ही जो गोल थे, ये सारे ही जो एम थे सो वो सब कुछ खत्म हो जाता। सो हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ज़्यादातर जो प्रिंसली स्टेट थे एंड उन सारे प्रिंसली स्टेट को रूल करने वाले जितने भी रूलर थे, जितने भी प्रिंस थे सो उनके द्वारा जो गवर्नमेंट को चलाया जाता था, जो गवर्नमेंट को रन किया जाता था सो वो एक नॉन डेमोक्रेटिक मैनर में रन किया जाता था। सो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं था कि इंडिपेंडेंस के बाद इन सारे प्रिंसली स्टेट के जो रूलर थे ये लोग अपने सिटीजन को, अपने पॉपुलेशन को डेमोक्रेटिक राइट प्रोवाइड करेंगे, यानी कि हर एक सिटीजन को वोटिंग राइट प्रोवाइड करेंगे, अपने रूलर को खुद चूज करने का जो राइट है, जो डिसीजन है वो प्रोवाइड करेंगे। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सो ये जो प्रिंसली स्टेट का प्रॉब्लम था सो इसकी वजह से ना सिर्फ हमारा जो इंडिया था वो स्मॉलर कंट्रीज में डिवाइड हो जाता, बट इसके साथ साथ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान, इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के दौरान जितने भी नेशनलिस्ट लीडर थे, इनफैक्ट नेशनलिस्ट लीडर के अलावा बहुत सारे ऐसे इंडियन सिटीजन भी थे जिनके मन में बहुत सारे एम थे, बहुत सारे गोल थे कि इंडिपेंडेंस के बाद हम अपने कंट्री में इन सारी चीज़ों को प्रमोट करेंगे, इन सारी चीज़ों को लाएंगे। सो ये सारे जो एम थे, ये सारे जो गोल थे सो वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता। सो ये एक बहुत ही बड़ा इशू था, ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था एंड इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तभी हमारा जो इंडिया था उसमें हमें यूनिटी देखने को मिलता। सो नाउ नेक्स्ट हमें इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में बता रखा है कि आखिर ये सारे जो प्रिंसली स्टेट थे सो इन सारे प्रिंसली स्टेट को किस तरीके से इंडियन यूनियन में इंटीग्रेट किया गया। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गवर्नमेंट अप्रोच। सो इस टॉपिक में हम इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर गवर्नमेंट ने किस तरीके से इन सारे प्रिंसली स्टेट को हमारे इंडियन यूनियन में इंटीग्रेट किया।
सो उस टाइम पीरियड में जो हमारा इंटेरिम गवर्नमेंट था, सो इंटेरिम गवर्नमेंट बेसिकली 1946 में बनाया गया था, यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले बनाया गया था, ताकि इंडिपेंडेंस के बाद से जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता, जब तक हमारा जो न्यू गवर्नमेंट है वो नहीं बन जाता, सो उसके बीच में इंडिया को कौन गवर्न करेगा, सो इसीलिए इंटेरिम गवर्नमेंट को बनाया गया था। सो इस इंटेरियम गवर्नमेंट के जितने भी मेंबर्स थे, जितने भी लीडर्स थे, सो उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन को लिया अगेंस्ट द पॉसिबल डिवीजन ऑफ इंडिया। सो इंडिया का और ज़्यादा डिवीजन ना हो, पहले ही तो इंडिया का डिवीजन हो चुका था, पार्टीशन हो चुका था। सो अब जो बचा कुचा इंडिया है उसका और ज़्यादा डिवीजन ना हो इनटू स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज़, यानी कि छोटे छोटे कंट्रीज़ में। सो इसकी वजह से इंटेरिम गवर्नमेंट के जितने भी मेंबर्स थे, जितने भी लीडर्स थे, सो उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन को लिया। सो उस टाइम पीरियड में यानी कि 1946 में मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स थे, सो वे लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस के अगेंस्ट में थे, उसके अपोजिशन में थे। सो मुस्लिम लीग के मेंबर्स का भी ये मानना था ब्रिटिशर्स की तरह कि हर एक प्रिंसली स्टेट को हमें ये फ्रीडम देना चाहिए कि उसे अगर पाकिस्तान को ज्वाइन करना है देन वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकता है, अगर उसे इंडिया को ज्वाइन करना है देन वो इंडिया को ज्वाइन कर सकता है, या फिर अगर उसे एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में रहना है देन वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में रह सकता है। सो मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स थे वे लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस को बिल्कुल अपोज कर रहे थे, वो उनके अपोजिशन में थे प्रिंसली स्टेट के मामले में। ना नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि ये जो प्रॉब्लम था, प्रिंसली स्टेट का जो प्रॉब्लम था, सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रिंसली स्टेट को हमारे इंडियन यूनियन में इंटीग्रेट करने में, यानी कि इनकॉर्पोरेट करने में। सो उस टाइम पीरियड में सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे इंडिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे एंड होम मिनिस्टर थे। सो ये जो इंटेरिम गवर्नमेंट बना था 1946 में, यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले ये जो गवर्नमेंट बना था, सो इसी गवर्नमेंट में वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे एंड होम मिनिस्टर थे। सो सरदार वल्लभ भाई पटेल एक बहुत ही हिस्टोरिक रोल प्ले करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन नेगोशिएटिंग विद द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट, यानी कि इन सारे प्रिंसली स्टेट के जो भी रूलर्स थे, जो भी प्रिंस थे, सो सरदार वल्लभ भाई पटेल उन सारे रूलर्स से नेगोशिएट करते हैं, उन सारे रूलर्स को ये समझाते हैं कि आप लोग इंडियन यूनियन का पार्ट बन जाओ। एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल उन सारे रूलर्स को डिप्लोमेटिकली, यानी कि राजनीतिक तरीकों से भी समझाते हैं। सो ज़्यादातर जो प्रिंसली स्टेट थे, सो मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट इंडियन यूनियन का पार्ट बन जाते हैं बिकॉज ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो सरदार वल्लभ भाई पटेल हर एक रूलर को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाते हैं, नेगोशिएट करते हैं, डिप्लोमेटिकली भी समझाते हैं कि आप लोग इंडियन यूनियन का पार्ट बन जाओ। सो सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से ही जो ज़्यादातर प्रिंसली स्टेट थे वे लोग इंडियन यूनियन का पार्ट बन गए थे। सो ये जो प्रोसेस था, ये जो टास्क था, ये इतना भी ईजी नहीं था, बल्कि ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क था, ये एक बहुत ही हार्ड टास्क था। एंड इसके लिए स्किलफुल परसुएशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, यानी कि इसके लिए एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत थी जो कि दूसरे व्यक्ति को अपने बातों से बहुत ही अच्छी तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकता है। सो सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसे ही स्किलफुल व्यक्ति थे जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से उन सारे रूलर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, बहुत ही अच्छी तरीके से उन सारे रूलर्स से नेगोशिएट कर रहे थे। एंड उनकी वजह से ही ज़्यादातर जो प्रिंसली स्टेट थे वे इंडियन यूनियन का पार्ट बन गए बिना किसी प्रॉब्लम के। सो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क था, ये एक बहुत ही हार्ड टास्क था। एंड ये एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क क्यों था? क्योंकि उस टाइम पीरियड में 100-200 नहीं बल्कि इन टोटल 565 प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप प्रेजेंट डे उड़ीसा को देखेंगे देन उड़ीसा में ही इन टोटल उस टाइम पीरियड में 26 स्मॉल प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। एंड साथ ही साथ गुजरात में जो सौराष्ट्र वाला रीजन है, सो उस रीजन में उस टाइम पीरियड में लगभग 14 बिगर प्रिंसली स्टेट थे, 119 स्मॉलर प्रिंसली स्टेट थे, एंड इसके अलावा बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन थे। सो इतने सारे प्रिंसली स्टेट को हमारे इंडियन यूनियन में इंटीग्रेट करना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टास्क था। सो इसीलिए ये जो टास्क था, ये जो वर्क था, ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क था, ये एक बहुत ही हार्ड टास्क था जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत ही अच्छी तरीके से निभाते हैं। नेक्स्ट हमें 3 कंसिडरेशन के बारे में बता रखा है। सो गवर्नमेंट का जो अप्रोच था वो 3 कंसिडरेशन के थ्रू गाइड किया जाता है। सो जो पहला कंसिडरेशन था वो ये था
कि ज़्यादातर जो प्रिंसली स्टेट थे एंड उन सारे प्रिंसली स्टेट में रहने वाले जो लोग थे, जो सिटीजन थे, वे लोग क्लियरली इंडियन यूनियन का पार्ट बनना चाहते थे। सो इस वजह से गवर्नमेंट के लिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए ये बहुत ज़्यादा ईजियर हो गया कि उन सारे प्रिंसली स्टेट को हम लोग आसानी से इंडियन यूनियन में इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि उन सारे प्रिंसली स्टेट में रहने वाले जो सिटीजन है वही लोग इंडियन यूनियन का पार्ट बनना चाहते हैं। सो ये था पहला कंसिडरेशन। दूसरा कंसिडरेशन ये था कि उस टाइम पीरियड में जो गवर्नमेंट था, उन्होंने कुछ प्रिंसली स्टेट के रूलर को ये कहा था कि हम आपको ऑटोनॉमी प्रोवाइड करेंगे, यानी कि हमारा ये जो गवर्नमेंट बनेगा वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनेगा एंड हम आप लोगों को ऑटोनॉमी प्रोवाइड करेंगे, यानी कि आप लोगों को कुछ पर्सनल इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करेंगे, कुछ पावर प्रोवाइड करेंगे, जिसके थ्रू आप अपने इंटरनल डिसीजन को ले सकोगे। इस तरीके से भी जो गवर्नमेंट था वो कुछ प्रिंसली स्टेट, जैसे कि फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर, ये सारे जो प्रिंसली स्टेट थे, उन सारे प्रिंसली स्टेट को इंडियन यूनियन में इंटीग्रेट कर रहे थे ना। जो तीसरा कंसिडरेशन था वो ये था कि पार्टीशन की बात, बेसिकली पार्टीशन से पहले ही बहुत सारे ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिनको इंडियन यूनियन का पार्ट बना दिया गया था, बट पार्टीशन के बाद भी कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जो कि इंडियन यूनियन का पार्ट नहीं बने थे। पार्टीशन के बाद वे सारे प्रिंसली स्टेट जो कि टेरिटरी के बॉर्डर में थे, डिमार्केशन का मतलब होता है बाउंड्री या फिर बॉर्डर, वे सारे प्रिंसली स्टेट जो कि इंडिया एंड पाकिस्तान के बॉर्डर के इलाके में थे, उन सारे प्रिंसली स्टेट को अपने इंडियन यूनियन में इंटीग्रेट करना या फिर कंसोलिडेट करने का जो प्रोसेस था, उसको सुप्रीम इंपॉर्टेंस यानी कि उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। आखिर क्या रीजन था जिसकी वजह से बॉर्डर के आसपास में जितने भी प्रिंसली स्टेट थे, उन सारे प्रिंसली स्टेट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। इसका रीजन ये था कि इंडिया में जितने भी प्रिंसली स्टेट थे, उन सारे प्रिंसली स्टेट के पास 3 नहीं बल्कि 2 ऑप्शन थे, इधर उन्हें इंडियन यूनियन का पार्ट बनना है या फिर इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में रहना है। उनके पास जो तीसरा ऑप्शन था कि उन्हें पाकिस्तान का पार्ट बनना है, देन वो बन सकते थे। ये जो ऑप्शन था वो उनके पास अवेलेबल नहीं था, क्योंकि ये सारे जो प्रिंसली स्टेट थे जो कि इंडिया में थे, वो चाहकर भी पाकिस्तान का पार्ट नहीं बन सकते थे, क्योंकि आप खुद ही देखिए बाउंड्री, वे सारे प्रिंसली स्टेट जो कि इंडिया के एकदम सेंट्रल पोजीशन में है, वे सारे प्रिंसली स्टेट किस तरीके से पाकिस्तान का पार्ट बन सकते थे? ये पॉसिबल नहीं था। इन सारे प्रिंसली स्टेट के पास 2 ही ऑप्शन था, या तो इंडिपेंडेंट कंट्री बनो या फिर इंडियन यूनियन का पार्ट बन जाओ। बट वे सारे प्रिंसली स्टेट जो कि बॉर्डर के आसपास में थे, बॉर्डर के आसपास में जितने भी प्रिंसली स्टेट थे, उनके पास ये भी ऑप्शन अवेलेबल था कि वे लोग पाकिस्तान का पार्ट बन जाए। एंड जैसे कि बाउंड्री में जितने भी प्रिंसली स्टेट थे वे पाकिस्तान के बॉर्डर के आसपास में थे, पाकिस्तान में वे लोग इंक्लूड हो सकते थे। इसी वजह से जो इंडियन गवर्नमेंट था, उन्होंने ये डिसाइड किया कि सबसे पहले हम लोग बाउंड्री के आसपास में जितने भी प्रिंसली स्टेट है, उन सारे प्रिंसली स्टेट को इंडिया में इंटीग्रेट करते हैं, इंडिया में कंसोलिडेट करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग उन सारे प्रिंसली स्टेट को इंडिया में इंटीग्रेट नहीं करेंगे, देन वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का पार्ट बन जाएंगे। इसीलिए इन सारे प्रिंसली स्टेट के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया, ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया पार्टीशन के बाद। आई होप कि आपको ये तीनों ही कंसिडरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा ना। नेक्स्ट हमें ये बता रखा है दैट बिफोर 15 अगस्त 1947, यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले ही बहुत सारे ऐसे प्रिंसली स्टेट थे, इनफैक्ट ऑलमोस्ट जितने भी प्रिंसली स्टेट थे जो कि न्यू बाउंड्रीज यानी कि इंडिया एंड पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, जो बाउंड्री है, उसके आसपास के एरिया में थे, उन सारे प्रिंसली स्टेट के साथ पीसफुल नेगोशिएशन किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन सारे प्रिंसली स्टेट के रूलर्स के साथ बहुत ही पीसफुल नेगोशिएशन किया, अच्छी तरीके से समझाया। इंडिपेंडेंस से पहले ही ऑलमोस्ट जितने भी प्रिंसली स्टेट थे जो कि बॉर्डर के आसपास के इलाके में थे, उन सारे प्रिंसली स्टेट को इंडियन यूनियन में इंटीग्रेट किया गया, इंडियन यूनियन का पार्ट बना लिया गया। इन सारे प्रिंसली स्टेट के जो रूलर्स थे, उन सारे रूलर्स से एक डॉक्यूमेंट को साइन करवाया गया जिसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है, जिसका मतलब ये है कि ये सारे स्टेट जो है वो एग्री करते हैं कि वे इंडियन यूनियन का पार्ट बनेंगे, वो इंडिया में इंटीग्रेट हो रहे। इस तरीके से जितने भी प्रिंसली स्टेट थे, मोस्ट ऑफ द जो प्रिंसली स्टेट थे उसको इंडियन यूनियन में इंटीग्रेट किया जाता है, इंडियन यूनियन का पार्ट बनाया जाता है। बट कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल द प्रिंसली स्टेट ऑफ जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर। इन सारे प्रिंसली स्टेट के जो रूलर थे, वे लोग अपने अपने प्रिंसली स्टेट को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाह रहे थे। इन सारे प्रिंसली स्टेट को इंडियन यूनियन में इंटीग्रेट करने का जो प्रोसेस था वो एक बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस था, वो एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था एज कम्पेयर टू द अदर प्रिंसली स्टेट। ये जो जूनागढ़ प्रिंसली स्टेट था, इस प्रिंसली स्टेट को किस तरीके से इंडियन यूनियन में इंटीग्रेट किया गया,
जूनागढ़ का जो इशू था, सो इस इशू को किस तरीके से सॉल्व किया गया। सो बेसिकली जूनागढ़ में प्लेबिसाइट किया गया। प्लेबिसाइट का मतलब होता है कि जूनागढ़ ये जो प्रिंसली स्टेट था, सो इस प्रिंसली स्टेट में रहने वाले जितने भी पीपल थे, जितने भी सिटीजन थे, सो उन सारे सिटीजन का वोटिंग लिया गया, उन सारे सिटीजन का ओपिनियन लिया गया कि क्या आप इंडियन यूनियन का पार्ट बनना चाहते हो, पाकिस्तान का पार्ट बनना चाहते हो, या फिर एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में रहना चाहते हो। सो जूनागढ़ प्रिंसली स्टेट के जितने भी सिटीजन थे, सो वे सारे ही सिटीजन इंडियन यूनियन का पार्ट बनना चाहते थे, इंडिया को ज्वाइन करना चाहते थे। सो इस तरीके से जूनागढ़ का जो इशू था उसको सॉल्व किया गया। नाउ नेक्स्ट, अगर हम लोग कश्मीर के इशू के बारे में बात करें, सो कश्मीर का जो प्रॉब्लम है, कश्मीर का जो इशू है, वो आज के टाइम पीरियड में भी एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। सो कश्मीर के प्रॉब्लम के बारे में आप लोग अपने 7 चैप्टर में पढ़ोगे। इस चैप्टर में कश्मीर के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है। सो आपका ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हैदराबाद एंड मणिपुर के बारे में बता रखा है कि हैदराबाद एंड मणिपुर ये दोनों जो प्रिंसली स्टेट था, सो इन दोनों ही प्रिंसली स्टेट को किस तरीके से इंडियन यूनियन में इंटीग्रेट किया गया। सो नेक्स्ट टॉपिक में आप लोग हैदराबाद एंड मणिपुर प्रिंसली स्टेट के बारे में पढ़ोगे। सो नेक्स्ट टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए देन प्लीज कमेंट मी डाउन। सो आई होप कि आपको आज का ये एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, आपको ये दोनों ही टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रहता है देन आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। चाहे आपका हिस्ट्री में कोई भी डाउट रहता है या फिर पॉलिटिकल साइंस में कोई भी डाउट रहता है देन आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। सो विद दिस आज के इस वीडियो को एंड करते हैं। सो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज जरूर कर दीजिएगा एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट। एंड एज आई सेड इन माय लास्ट वीडियो कि अगर आपको क्लास 12 हिस्ट्री के भी सारे ही चैप्टर्स का ऐसे ही डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है देन प्लीज चेक आउट माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्लास 12 हिस्ट्री का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। सो नाउ सी ऑल्सो इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।